नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में इस वक्त एक सीट पर उपचुनाव चल रहा है और वो सीट है बांकीपुर। लेकिन देखते ही देखते बांकीपुर सीट हाई प्रोफाइल सीट बन गई। और हाई प्रोफाइल सीट इसलिए बन गई कि एक तरफ जन सुराज पार्टी जो बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े दावे करके फिसड्डी साबित हुई, उसके संस्थापक प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है, जबकि भवानीपुर की सीट लगातार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की शिक्षा और चारा घोटाले को लेकर हमलावर थे। और जब चुनौती देने की बारी आई तो प्रशांत किशोर एक तरीके से मैदान छोड़कर भाग गए। तो जनसुराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में बिना किसी सेनापति के चुनाव लड़ रही थी और हश्र भी वैसा ही हुआ जिसकी सबको उम्मीद थी। लेकिन बहुत कम समय में इतना क्या बदला कि प्रशांत किशोर को अब याद आया कि उनको चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। तो एक दिन पहले हमने इस प्रशांत किशोर के और इस बांकीपुर सीट का जो है वो आकलन किया था और उस वक्त अभिषेक कुमार उर्फ बंटी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे उनको लेकर चर्चा थी। लेकिन एक ही दिन में ऐसा क्या बदला कि अभिषेक कुमार बंटी को नामांकन वापस लेना पड़ा और अब उसकी जगह नीरज कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। दोनों कार्यकर्ता है और अभिषेक कुमार सिन्हा जिस तरीके से नामांकन वापस लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में निजी कारण बताया, पारिवारिक कारण, तो वो सच्चाई से जो है वो कोसों दूर नजर आता है। क्योंकि एक दिन पहले तक उनकी मां जो है वो बड़ी खुश नजर आ रही थी। अगर आप उनका स्टेटमेंट देखोगे तो आपको मिलेगा कि दरी बिछाने वाले एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। तो इतने कम समय में इतना बड़ा डेवलपमेंट क्यों हुआ? और इसको लेकर जो चीजें निकल कर आ रही है कि विपक्षी जो पार्टियां हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या दूसरी पार्टियां, उनको अभिषेक कुमार के या उनकी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में कुछ ऐसी चीजें पता चली जिससे भारतीय जनता पार्टी असहज हो गई। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो संगठन के स्तर पर जिस तरीके से उनके नेता, उनकी कार्यशैली, क्या इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं? तो यहां पर इसका जवाब है हां, भारतीय जनता पार्टी से भी गलतियां होती है। 2014 के बाद से ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने गलती ना की हो। भारतीय जनता पार्टी ने गलतियां की है, लेकिन विपक्ष उनको भुनाने में नाकामयाब रहा और उसका नतीजा यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों पर सुधार करते हुए आगे बढ़ती चली गई और विपक्ष जो है वो और ज्यादा कमजोर होता गया। कारण उसका सीधा सा है कि जितनी भी जो विपक्षी पार्टियां हैं, ज्यादातर पार्टियां वंशवादी या परिवारवादी पार्टियां हैं, तो वो अपने परिवार के, अपने वंश के जो है सदस्य, उनको बचाने में लग गई और उनका उन गलतियों की तरफ ध्यान ही नहीं गया। याद करिए 2014 के बाद से 2017 और 18 जहां कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को 3 बड़े स्टेट में जो है वो धूल चटाई, आप सीधे तौर पर कह सकते हैं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा मजबूत हो गई, कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई। ऐसा क्यों? तो कांग्रेस पार्टी उस वक्त राष्ट्रवाद की जो लहर थी उसको समझ ही नहीं पाई और भारतीय जनता पार्टी को घेरने में नाकामयाब हुई। 2020 जब हम कृषि सुधार कानून की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 3 कानून लेकर आई, लेकिन उसके साथ में एक कानून जो है वो और आया था। एक ऐसा बिल पेश किया गया था जिसमें राहुल गांधी की जो सिक्योरिटी थी उसको घटाकर कम कर दिया गया था। तो विपक्षी और कांग्रेस पार्टी उसको मुद्दा बनाने में लगी रही। कहीं भी जो है वो किसानों से संबंधित इस कानून के ऊपर बहस ही नहीं हुई। 2024 तो ऐसे बहुत सारे मौके हैं जो अगर आप राजनीतिक इतिहास में देखोगे तो आपको अंदाजा लगेगा। लेकिन यहां पर भी जो है वो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आप सोच सकते हैं कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट जहां 1995 से बीजेपी हारी नहीं हो, और यह तो तय है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव किसी भी सूरत में नहीं हारने वाली है। और कारण यह है
कि जिस तरीके से नितिन नबीन ने अपनी पैठ जो यहां पर जमाई है, अपने पिता के सीट छोड़ने के बाद और जब से यह सीट संभाली है उसके बाद से अपना वोट शेयर जो है वो बढ़ाया है, तो निश्चित तौर पर व्यक्तिगत रूप से हर किसी को वो जानते होंगे। लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इस सीट पर इस तरीके का ब्लंडर होना आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुश्किल हो सकता था। और यह ब्लंडर क्या था? अफवाहें हैं, कई जो है वो लोग जो है वो अफवाहों के दौर से जो है वो चीजें निकलकर, लेकिन अगर आप रिसर्च करोगे तो हम उस कमजोर कड़ी की बात करें, क्योंकि कमजोर कड़ी शिक्षा का भी हवाला दिया जा रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर आरोप जो है वो अभिषेक कुमार के परिवार के ऊपर लगे हुए हैं। शिक्षा को लेकर अगर हम बात करें, जिसका जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो चल रहा है, मुझे लगता है कि ये जो है वो मामला बनता नहीं है ज्यादा। और क्यों नहीं बनता है? हां, डाउट है कि पटना के रहने वाला एक व्यक्ति ग्रामीण संस्कृत विद्यालय से और बिहार बोर्ड से शिक्षा ग्रहण नहीं करके डिग्री लेता है तो उसमें संदेह होता है। लेकिन आजकल जो है वो डिस्टेंस लर्निंग से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, तो यहां पर सवाल खड़ा नहीं होता। और अगर यही सवाल प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर ने ऐसा कोई हमला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और अभिषेक सिन्हा के ऊपर किया नहीं था, क्योंकि जब भवानीपुर से चुनाव लड़ने की बारी आई थी तब प्रशांत किशोर के ऊपर भी इसी तरीके के आरोप थे, एक संपत्ति को लेकर और दूसरा उनकी शिक्षा को लेकर। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो बड़ा मुद्दा बनने वाला था। तो फिर बड़ा मुद्दा क्या था? जब आप सच्चाई जानना चाहोगे तो फिर आपको खंगालना पड़ेगा अभिषेक कुमार का परिवार। तो अभिषेक कुमार के परिवार में रविंद्र प्रसाद और चंचला सिन्हा, रविंद्र प्रसाद जो अभिषेक कुमार के पिता और चंचला सिन्हा जो उनकी माताजी है। आपको यह पता करना है, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों का नाम चारा घोटाले में जुड़ चुका है। और यही एक वजह थी। और जहां हम रविंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो रविंद्र प्रसाद मगध मेडिकल कॉलेज में प्रबंधक थे और उस वक्त उनके ऊपर 139 करोड़ का एक घोटाले का आरोप था, जिसमें 3 साल की सजा भी हुई थी। और इसके अलावा याद करिए 2022 का, क्योंकि जब हम इस पे गहरी छानबीन करते हैं तो 2022 में लालू प्रसाद यादव के साथ में कोर्ट ने जिन 75 आरोपियों को दोषी माना था उनमें से एक थे रविंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सीधे तौर पर अभिषेक कुमार चारा घोटाले से, इसके अलावा परिवार के दूसरे सदस्य, क्योंकि यहां हम उनके माता पिता की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनके चाचा और दूसरे लोगों की बात करोगे तो उनके नाम भी जो है वो चारा घोटाले में कई बार सामने आ चुके हैं और कई बार इस तरीके के आरोप लग चुके हैं। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का अगर कोई बड़ा आरोप था आरजेडी के ऊपर तो वो जंगल राज को लेकर और चारा घोटाले को लेकर था। और अब ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके का कोई उम्मीदवार देती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शंका और भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके के आरोप कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों को टिकट देती है और कहीं भी उनके बैकग्राउंड की छानबीन नहीं करती, तो भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। और इस तरीके के आरोप एक बार नहीं, आप याद करिए अजीत पवार, जिनके ऊपर 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप जो भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, उसी भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने सहयोगी के रूप में शामिल कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन, कई बार जो है वो हमने सुना है कि ऐसे कुछ लोग जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं और उन्होंने पार्टी छोड़कर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के दामन थामा, उनके जो आरोप थे, आरोप को तो आप छोड़ दीजिए, उनकी जो जांच थी वो भी जो है वो धीमी प्रक्रिया में चली गई। और सम्राट चौधरी, यहां पर एक चीज जो है वो गौर करने वाली बात यह भी है कि प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार, क्योंकि उस वक्त मुख्यमंत्री का चेहरा वही थे, सम्राट चौधरी चेहरा नहीं थे। और सम्राट चौधरी भी आरजेडी लालू प्रसाद यादव से जुड़े हुए थे। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर जो है वो एक नया मोर्चा खोल सकते थे सम्राट चौधरी के खिलाफ। और वो भी आपको पता होगा, इस एक बार फिर पहले भी जो है वो हमने चर्चा की थी गेस्ट हाउस के, जिसके अंदर एक कार को जो है वो जला दिया गया था, जिसमें एक लड़के और एक लड़की की लाश मिली थी। और उसमें जो नाम उछला था वो था लालू प्रसाद यादव के साले का, राबड़ी देवी के भाई का। और उस वक्त सम्राट चौधरी आरजेडी के साथ जुड़े हुए थे।
तो इस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते, क्योंकि आपको अंदाजा इस बात से भी लगना चाहिए कि नितिन नबीन जम्मू कश्मीर से आकर सीधा पटना जाने वाले थे, लेकिन वो एक दिन के लिए पटना नहीं गए। अब सोशल मीडिया के ऊपर आप देखोगे तो किसी भी तरीके से जो है वो अफवाहें हैं, और एक दूसरे को, क्योंकि बिना किसी होमवर्क के ऊपर कि अमित शाह को इसको जानकारी नहीं थी, अमित शाह ने जो है वो कैंडिडेट बदल दिया, और अमित शाह जो है वो नितिन नबीन को पसंद नहीं करते, इस तमाम तरीके की जो है वो खबरें चल रही है। लेकिन पार्टी और संगठन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी काम जो है वो किस तरीके से करती है। तो समय रहते एक बड़े ब्लंडर से जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बचा लिया। भले ही जो है वो नया उम्मीदवार दिया हो, भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करनी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सीट को किसी भी सूरत में दूसरी पार्टियों को जीतने नहीं देना चाहती। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।